हमने रेडी चश्मा पहनो रेडी ये आपके मोबाइल में डेट मिल जाएगी चलिए हाँ जी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स कैसे हो सब जने गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। मस्त है सर एकदम सब मस्त यस सर धीरे है सर धीरे। मस्त एंड जबरदस्त हैं यस सर। चलिए हाँ तो बता सब जने पहुंच गए देखो कितने पहुंच गए भाई कि नहीं गुड इवनिंग सर। अभी तो लोग आ रहे हैं दमादम ठीक है जल्दी से आ रहे हैं सब जने वेरी गुड इवनिंग डियर्स तो इसका मतलब कौन कौन आ गया गुड इवनिंग सर। भव्य आ गई है रजनी आ गई है कनिष्का आ गई है गुड इवनिंग सर रजनी जैन यस बेटा वेरी गुड इवनिंग और सब सुप्रभात अच्छा सुप्रभात सर यस केम छो ये केम छो कौन बोला टिल्लू गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग डियर वेरी गुड इवनिंग मजा में अच्छा है तो गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटा सर आप पंजाब से हैं क्या? मैं तो प्योर राजस्थान का हूँ एक्चुअली मेरी मदर तो यूपी साइड की है और मेरे फादर राजस्थान के थे तो मैं तो राजस्थानी हूँ यहाँ का क्या लगता है कि पंजाबी वाला पढ़ना नहीं सर मैं तो आती हेलो सर कि जोश लगती है सर वैसे ही पंजाबी वाली। अच्छा पंजाबी वाली हाँ वो मस्त रहने वाली कंडीशन है ना हाँ यस सर। हाँ यस पंजाबी मस्त होते हैं ना नहीं बोली रजनी सूरज अस्त और पंजाबी मस्त अच्छा ये कह रहे हैं मैंने क्वेश्चन आउती बोली मैंने क्वेश्चन सेंड किया है चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ बेटा एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या सेंड किया आपने फिर देखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं यस तो सर इसको क्लास में बताएं तो ये क्वेश्चन इसने मेरे से पूछा है जो आईआईटी में आया हुआ है आपके जे इसमें नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं अपन देखो तो इसने पूछा है विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म इनमें से कौन है जो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा तो देखो आपके सामने ये एक एग्जांपल है ये दूसरा एग्जांपल है ये तीसरा एग्जांपल है ये देखो अब आहुति ने जो क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करूं बेटा ये एक जीओसी का रूल है जिसको कहते हैं ब्रिडिक्ट रूल ये आप आगे जाकर सीखोगे सर ये 2016 में आया हुआ है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये देखो प्रीवियस ईयर 2016 में आया है। हाँ बिल्कुल 2016 में आया हुआ है और इसको बोलते हैं ब्रिडिक्ट रूल क्या कहता है ब्रिडिक्ट रूल कहता है कि यदि कोई बाईसाइक्लो 8 से कम कार्बन का हो तो ब्रिज हेड एटम पर sp2 नहीं होगा ये ब्रिडिक्ट का नियम है ब्रिडिक्ट कहता है कि यदि कोई बाईसाइक्लो तीनों बाईसाइक्लो तो कहता है अगर कोई 8 से कम का बाईसाइक्लो है तो ब्रिज हेड यानी कि ये रहा ब्रिज हेड तो कहता है ये ब्रिज हेड कभी भी sp2 नहीं होगा अब ये sp2 कैसे पकड़ते हैं तो आपको हाइड्रेशन निकालना आना चाहिए नहीं तो फिक्स कर दो कि अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाए तो sp2 अगर कार्बन के पास यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाए तो sp2 कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाए तो sp2 तो ये होते हैं sp2 इसका मतलब ब्रिज हेड पर ना तो डबल बॉन्ड आना चाहिए ना इस पे कभी पॉजिटिव आना चाहिए और ना कभी इसके ऊपर फ्री रेडिकल इन तीनों में से कोई भी एक चीज आ गई तो वो कंपाउंड बनना पॉसिबल नहीं है तो देखो इसमें अगर गौर से देखें तो इस वाले कीटोन का अल्फा ये वाला है और ये वाला है इसके पास भी H है इसके पास भी H है लेकिन दोनों ही H देखो BH पर
अब अगर आपने इसको टॉटोमेरिज्म में ले लिया, सपोज करो अगर आपने ये वाला H ले लिया तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखो ये देखो, ये टॉटोमेरिज्म होगी और ये स्ट्रक्चर गलत काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रिज हेड के पास sp2 बन गया। 8 से कम कार्बन के भी बाइसाइक्लो में कभी भी ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो इसका मतलब आपका ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसको देखते हैं, तो गौर से देखो, इसके अल्फा ये रहा और इसका अल्फा ये रहा। इस अल्फा के पास कोई भी H नहीं है क्योंकि दो ग्रुप लग गए, H केवल यहां बचा। अगर आप इसको इसके साथ चला व्यवता करते हो तो देखो इसकी चला व्यवता से स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये देखिए आप, ये इसकी चला व्यवता का स्ट्रक्चर बनेगा। गौर से देखो sp2 के ऊपर ये ब्रिज हेड के ऊपर sp2 बन गया, इसका मतलब ये भी चला व्यवता सिद्ध नहीं कर सकता। अब अगर अपन इसको देखें तो गौर से देखो, इसका अल्फा ये वाला भी और इसका अल्फा ये वाला भी। ये वाला अल्फा तो देखो BHA के पास है, लेकिन ये वाला अल्फा BHA के पास नहीं है। इसलिए बड़े आराम से इसकी चला व्यवता करो और आपका चला व्यवता से यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ सकता है। इसका मतलब आपका आंसर ये होगा। अब आप अपने आंसर को देख लेना, ये चला व्यवता प्रदर्शित कर सकता है। तो इन तीनों में से ये नियम कहलाता है ब्रिड का। ये GOC में पढ़ते हो जब आपके पास कार्बोकैटायन एंड कार्ब फ्री रेडिकल आते हैं उस समय। तो चलिए सर, ये समझ में आ गया होगा। और हेलो सर। हाँ, सर साइड AB5 स्क्रीनशॉट लेना है साइड एक- प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो सर, हाँ बेटा, एक क्वेश्चन है सर IUPAC का। भेज दो मेरे को ये तो। नहीं, सिंपल है सर, इसी बोल देता हूँ। हाँ बोल दो। 4 आइसोप्रोपिल मेटाजाइलिन का IUPAC नाम क्या होगा? 4 आइसोप्रोपाइल हाँ, प्रोपिल मेटाजाइलिन मेटाजाइलिन का IUPAC नाम। इस स्ट्रक्चर को अगर बनाते हो तो देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखो इसके अंदर ये आपका मेटा, ये और 4 के ऊपर आइसोप्रोपिल, तो ये 4 के ऊपर आइसोप्रोपिल। अब आप चेक करके देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ध्यान रखो ये नाम गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कभी भी हम इसके अंदर मेटा केवल 2 के लिए लगा सकते हैं, 3 के लिए नहीं लगा सकते। अब पॉइंट आता है इसका नाम कैसे दिया जाए। इसका नाम देने का तरीका है कि गौर से देखो, इसके अंदर ये तो आपकी बन गई PCC बेंजीन। अब आपको इसमें अंक देना है, तो अंक दोगे तो यहां से अंक देते हो तो 1 2 4, ये देखो ये बना 1 2 4। और अगर आप नंबर यहां से देते हो तो ये 1, ये 2 3 4 5। और आप अगर अंक यहां से देते हो तो ये 1 2 के बाद 3 और ये 4। तो चेक करके देखो, आपका जो नियम सीखा था अपने LLR, उस LLR से चेक करके देखो ये सही है, बाकी गलत। इसका मतलब आपकी नंबरिंग डिसाइड हो गई कि नंबरिंग अब आपकी यहां से चलेगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप चेक कर लो, बस आपको इनमें मूलकों के नाम बताने कि इसके अंदर आपका आइसोप्रोपाइल 1 पर है और 2 और 4 पे डाइमिथाइल बेंजीन। अब आप चेक कर लो, आपका नाम बन गया IUPAC। यस सर। सर प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल कैसे पहचानेंगे सर? कुछ भी नहीं, डिग्री। हल 2 डिग्री पे OH होगा तो सेकेंडरी, 1 डिग्री पे OH होगा तो प्राइमरी, 3 डिग्री पे OH होगा तो टर्सरी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपने लिखा ऐसे, अब आपने OH यहां लगा दिया, तो अब चेक करके देखो आपने कौन सी डिग्री पे लगाया, इसीलिए ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर सपोज करो आपने यहां से हटाकर यहां लगा दिया तो ये 1 डिग्री पे हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आपने यहां से हटाकर इसको यहां लगा दिया तो देखो ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। बस करो।
सर हेलो counting सर। इधर से लेफ्ट से नहीं कर सकते? लेफ्ट से काउंटिंग। काउंटिंग आप क्या करना चाह रहे हो, पहले तो दिमाग लगाओ। एक टाइम में एक चीज क्या करो, अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल कर रहे हो तो फिर नंबरिंग का मत सोचो। जी सर। अगर आप नंबरिंग सोच रहे हो तो वो IUPAC। तो पहले डिसाइड कर लो, अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोल रहे हैं तो फिर अपने को डिग्री ऑफ कार्बन देखना, नाम नहीं देखना। ओके सर। समझ आ गया? हाँ हेलो जी, सर। हाँ जी बेटा। सर एक सिंपल क्वेश्चन है सर। जो हम लोग का स्ट्रक्चर्स बनाना है, जो समावयवी संरचनात्मक बनाना है, तो क्या बोलते कितने बन सकते हैं करके। C3H9N है सर। तो N है तो हाइड्रोजन से तो उसका एक मॉलिक्यूल कम हो जाएगा ना, तो C3H9N। H9N अब देखो ये हाइड्रोजन। हाँ यही ना, तो यही था ना। यस सर। हाँ, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे करेगा एग्जामिनर, कहेगा पहला क्वेश्चन, A नंबर क्वेश्चन, कितने अमाइन संभव। ये संभव है। दूसरा क्वेश्चन, कितने प्राथमिक अमाइन संभव। ये तीसरा क्वेश्चन, कितने द्वितीयक अमाइन संभव। ये चौथा क्वेश्चन, कितने तृतीयक अमाइन संभव। ये 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो बताता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को करने के बाद ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका ड्यू निकालते हैं। आप ड्यू निकालोगे तो आपको ध्यान है n 0 से कम करते हैं, तो C3H8 हो गया, इसका मतलब ड्यू हो गया 0। अब आप चेक करके देखो अमाइन। अमाइन आपको ध्यान है 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और ये तृतीयक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन 3, तो तीनों के तीनों कार्बन यहां लगा दो, तो इसका मतलब इससे 2 संरचनाएं संभव है, C प्रोपिल और C आइसोप्रोपिल, और ये आपका प्राथमिक ग्रुप लग गया। तो इसका मतलब प्राथमिक के 2 संभव हुए। अब की बार द्वितीय, तो ये 3 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो C2 और C1, तो C2 का मतलब हो गया आपका एथिल और एक का हो गया मैथिल, और ये आपका नाइट्रोजन बीच में आ गया। तो आप चेक करके देखो, इथाइल मिथाइल अमीन केवल एक ही बनेगा। अब तृतीय, तो 3 कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये आपका 3 का डिस्ट्रीब्यूशन, तो नाइट्रोजन के तीनों तरफ मैथिल 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 लग गया, तो नाम बन गया ट्राई मैथिल अमीन, और एक ही संभव है। तो अगर एग्जामिनर पहला क्वेश्चन करता है तो इनको जोड़ दोगे 4, और अब अगर आपको एग्जामिनर बी क्वेश्चन देता है तो 2, सी क्वेश्चन देता है तो 1, और अगर डी क्वेश्चन देता है तो ये आपका 1। अब आप देख लो आपके क्वेश्चन का पूरा स्वरूप क्लियर हो गया सर। और अगर इसको संरचनात्मक समव्यवी संभव कितने बोलेंगे तो ये 4, मतलब 4 को बताएंगे आंसर, मतलब 4 बन रहा है। ये संरचनात्मक ही तो हुआ भाई। संरचनात्मक की परिभाषा क्या हुई, दोबारा लाओ। जिनका ड्यू सेम, जिनका MF सेम, लेकिन जिनका नेम अलग, तो सबका नेम अलग है। देखो तो ये संरचनात्मक ही तो हुए सर। ओके सर। और किसी की प्रॉब्लम बेटा? थैंक यू सर। सर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सी का भी यूज करेंगे, जो उसका आप प्रीफिक्स। सर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना COOH, तो उसका प्रीफिक्स बताए कार्बोक्सी, तो वो कब यूज करेंगे? वो कब यूज करेंगे, देखो वो कब यूज करेंगे वो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे यूज करते हैं। तो आज अपन उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो ना, तो आज आपको स्पेशल सफिक्स, मैंने आपको स्पेशल सफिक्स कराए भी हैं, याद है आपको स्पेशल सफिक्स ये वाले? यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए, और एल्डिहाइड के लिए आपको ध्यान है मैंने कहा था कार्ब एल्डिहाइड। यस सर, जब काउंटिंग नहीं करते हैं तब। के लिए तो कहा था मैंने आपको, नियम लिखवाया था कि जब कभी भी ये क्रियात्मक समूह पीसीसी में चयन ना हो लेकिन पीसीसी से सीधा जुड़ा रहे, तो फिर उसके अंदर 2 डिग्री S की जगह SS लग जाता है। और ये इसके एग्जाम में मैंने बहुत सारे कराए भी थे, आप चेक करना।
सर मैं प्रीफिक्स बोला 2p। हाँ तो प्रीफिक्स ना, इसका प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। देखो ये रहा, जैसे आपके सामने ये रहा 3 कार्बन, अब आपने लिया देखो ये रहा CO, मैंने नाम भी बताए थे बना के आपको, देखो ये देखो अब आप चेक करके देखो, इसके 2 IUPAC नाम थे, एक IUPAC नाम इस पर आधारित और एक IUPAC नाम इस पे आधारित। अगर मैं इस पे आधारित नाम लूंगा तो फंक्शन ग्रुप को टिक करने के बाद आप देखोगे कि तीनों चेन में नहीं आ सकते, तो आपकी PCC ये बनेगी, और जब PCC ये बनेगी तो नंबरिंग कहीं से भी दे दो, देखो कहीं से भी नंबरिंग इक्वल है। और अब आप चेक करके देखो आपका फंक्शन ग्रुप PCC में नहीं है, इसलिए 2 डिग्री S ओइक एसिड की जगह ये यूज होगा। तो आप चेक करके देखो आपका नाम बनेगा प्रोपेन, देखो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, नंबर आपका 1 2 3, तो 1 2 3, और ये ट्राई, और ये ग्रुप बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने आपसे कहा था ये नाम जो है वो जब आएगा इसका मतलब सिद्ध करता है कि तीनों फंक्शन ग्रुप चेन से बाहर हो गए। लेकिन अगर आप परंपरागत तरीके से चलते हो, ये परंपरागत तरीका है, इसका मतलब ये इस तरीके में आप 3 क्रियात्मक समूह हैं, देखो इसको दोबारा लिखा है मैंने, और अब की बार इन 3 में से किन्हीं 2 को श्रृंखला में चयन करना। तो सोचो इस समय ये प्रतिस्थापी हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और जब कोई सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सी। अब कार्बोक्सी, और अब ये यूज नहीं हो सकता, अब ये, और इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, देखो पेंटेन, और 3 के ऊपर ये ग्रुप है तो अपन लिखेंगे 3 कार्बोक्सी। देखो ये प्रतिस्थापी हो गया, और ये हो गया आपका पेंटेन, ये हो गया पेंटेन, और 1 और 5, ये रहा 1 और ये रहा 5, डाइओइक एसिड। तो इस समय जो आपने 2 डिग्री S का उपयोग किया तब कार्बोक्सी आया, और यदि आपने यूज किया है SS तो देखो कार्बोक्सी नहीं है। तो देखो 2 तरह के नाम है, और दोनों ही नाम बिल्कुल उपयुक्त है। पेपर में ये दोनों नाम कभी साथ नहीं आएंगे, साथ आएंगे तो लिखा पाएगा उपरोक्त दोनों, तो ये दोनों नाम बिल्कुल सही है। हो गया? यस। यस। और बोलिए बेटा, किसी बच्चे को कोई तकलीफ? सर थोड़ा CI को बताओ ना, CI को। CI को बता दूं, ये तो सब CI है। तो टेस्ट होगा उसका नोमेनक्लेचर क्या है बेटा? टेस्ट किसका होना है? सर टेस्ट नहीं है कल। अच्छा कल नहीं है, चलो फिर तो नेक्स्ट संडे को है सर। नेक्स्ट संडे को और ज्यादा मतलब आएगा। नहीं वही आएगा, वही दोनों सेम दोनों बेटा, ज्यादा नहीं दोनों। चलिए तो जिसने पूछे सर प्रीवियस वीडियो आपका आता नहीं है, उसमें हम लेट से क्लास ज्वाइन किए ना, अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा हाँ तो मैंने आपका प्रीवियस लेक्चर नहीं आता है सर। नहीं बेटा, आप अपने सर से, ईशान सर से पूछिएगा, वो प्रीवियस वीडियो आपको उनसे अवेलेबल हो जाएगा। सर कहाँ से? ईशान सर से पूछ लेना, नहीं तो संजय सर बता देंगे आपको। यस सर। है ना, क्योंकि मेरे सर वीडियो पे पढ़े हुए आपको मिल जाएंगे। यस सर। और फिर वो जो ग्रुप है ना उसमें भी मैं ऐड नहीं हूँ। अच्छा वो बेटा, वो आपका ग्रुप उधर चलेगा, उनसे बात करना, क्योंकि मैं तो केवल पढ़ाने का काम करता हूँ। हाँ यस सर ठीक। ये सारे काम बेटा सर से बात करना है ना। यस सर। चलो तो जिस बच्चे ने पूछा है CI, तो पहले क्लियर करो बेटा, CI जो मैंने बोला इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें जो I शब्द है इसका मतलब बड़ा क्लियर है, DU एंड MF सेम, और इसका मतलब है डिफर इन चेन। बस कितनी सी शब्द को पकड़ लो। इसके बाद आज के बाद आप कोई भी 2 3 4 5 10 कंपाउंड लो, कुछ भी लो, अगर वो आपस में D और MF में सेम है लेकिन चेन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है तो सारे CI में होंगे। अब आपको कैसे, तो गौर से देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो गौर से देखो दोनों का DU 0, दोनों का MF के अंदर कार्बन है 5,
क्योंकि जब अपन MF ऐसे लिखते हैं तो हम हाइड्रोजन को गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा इससे। तो C5 है केवल। अब आप चेक करो, इसमें भी C5 है, इसमें भी C5 है, इसका DU भी 0 है, इसका DU भी 0 है, लेकिन इसमें अगर गौर से देखो तो दोनों का IUPAC नाम अलग अलग है, भिन्न भिन्न IUPAC नाम है। देखो इसका अलग नाम है पेंटीन और इसका नाम है 2-मेथिल-ब्यूटेन, तो इसका मतलब ये आइसोमर हो गए। लेकिन ये कौन सा आइसोमर है तो लेंथ चेक कर लो, इसकी लेंथ है 5.0, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ है देखो 4.1, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका मतलब जो चेन स्ट्रक्चर में अलग हो लेकिन अपने DU MF में सेम हो, IUPAC अलग हो, वो सब के सब CI में काम। अब चाहे आप ये एग्जांपल ले लो, चाहे आप इस तरीके से 5 और ये आपका 4 और ये आपका सपोज करो 3, तो आप गौर से देखो तीनों का DU सेम, तीनों का MF सेम, तीनों का IUPAC अलग अलग, लेकिन गौर से देखो सबकी लेंथ अलग अलग है। ये 5.0 है, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4.1 और ये आपका आ रहा है 3.1.1, ये 3 ये 1 और 1 है। इसका मतलब ये सभी के सभी आपके CI में काउंट होंगे। पकड़ में आ गया? यस हेलो सर। सर हेलो। हाँ बेटा। एक्टिव एमाइलिन आयोडाइड को बताइए। एक मिनट, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर C3H6O के कितने आइसोमर बनेंगे? तो पहले एक बार इसके क्वेश्चन को जवाब दे दूं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सिखा भी रखा है, फिर रिपीट करता हूं, C3H6O। एग्जामिनर जब भी आपको MF दे सबसे पहले इसका DU निकाल लिया करो। तो DU निकालना आपको आना चाहिए कि DU में ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं होता। तो देखो 3 दूनी 6 और 2 8, 8 में से गए 6 अपॉन 2 तो DU आएगा 1 मतलब 1 DU का मतलब हो गया एक पाई भी हो सकता है और एक वलय भी हो सकती है। अब पॉइंट आता है इसमें कार्बन है 3 तो 3.0, तो 3.0 का मतलब 3 की लेंथ बनाओ और उसमें ये पाई एंट्री करा दो। तो 3 की लेंथ में चाहे आप पाई यहां पर लगाओ चाहे यहां पर लगाओ, आंसर एक ही बनेगा। और आपको ध्यान है 2.1 का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, होता ही नहीं संभव, क्योंकि 2 आप लिखते एक लिखते तो ये तो चेन लंबी हो जाती। तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता, तो इसका मतलब आंसर भी फिलहाल इसका 1 और 1 की रिंग तो 3 कार्बन की रिंग। तो सोचिए इसका मतलब आपका एक पाई वाला कंपाउंड है, एक वलय वाला कंपाउंड है, तो टोटल आंसर हो गया 2। अब इसका पॉइंट क्या था? सॉरी ऑक्सीजन में देखा नहीं मैंने, एक मिनट रुको, एक मिनट, ऑक्सीजन को हम देखा नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो 1 पाई वाला कंपाउंड के लिए आपका ये रहा और ये लगा दी मैंने ऑक्सीजन। अब आप देखो इसको पाई को डालना है, पाई अगर अपन यहां डालते हैं तो ये एल्डिहाइड। दूसरा कंडीशन ये ऑक्सीजन, पाई अगर यहां डालते हैं तो ये बन गया इनॉल। तीसरी कंडीशन पाई अगर अपन यहां डालते हैं तो ये भी बन गया इनॉल। तो देखो 3.0 के ये 3 स्ट्रक्चर तो बन गए आपके ये वाले, ये देखो 1 2 एंड 3, और एक चौथा स्ट्रक्चर कौन सा बन सकता है? 3 कार्बन और इस ऑक्सीजन को बीच में लिया कीटोन वाला, तो कीटोन वाला, तो ये कीटोन बन गया देखो। सर और एल्डिहाइड नहीं बनेगा? तो इस वाले O को OH कर दो तो डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। तो अब आप चेक करके देखो ये जितने स्ट्रक्चर मैंने बनाए उन सभी का DU सेम है, सबका MF सेम है, लेकिन किसी का भी IUPAC नाम सेम नहीं है। सर ईथर भी तो बनेगा ना? ये तो बड़ा इधर अभी बनाया तो 500 नहीं बना दिया। अब टुकड़े करते हैं इसके, पहले अपना काम हो गया 3.0 वाला, अब टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े अगर करते हैं तो 2 कार्बन और ये आपका O और ये आपका 1 कार्बन और डबल बॉन्ड यहां है, तो ये आपका 6वां नंबर एग्जांपल होगा। तो इसका मतलब 6 स्ट्रक्चर तो इसके बना लिए अपन। ये आपकी प्रैक्टिस पे होता है, खूब प्रैक्टिस करेगा, फिक्स पैटर्न है, क्योंकि 1 पाई का मतलब कहीं भी 1 पाई डाल दो, आपकी चॉइस है। 3 कार्बन और ऑक्सीजन को मर्जिया जैसे रखो और कहीं भी डबल बॉन्ड डालते जाओ, बस रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नाम। तो कोई भी नाम अगर रिपीट नहीं होगा तो सब इस वाली बास्केट का आएगी। अब ये वाली बास्केट
तो 3, तो ये मैंने 3 कार्बन की वजह बना दी। अब इसके ऊपर मैं लगा दिया OH, तो एक स्ट्रक्चर देखो ये बन सकता है, या इस ऑक्सीजन को मैं एंटी करा दूं इस वलय में, तो देखो ये स्ट्रक्चर और बन सकता है। तो आप चेक करके देखो आपके सामने ये 2 केस आगे साइक्लिक के। अब आप देख लो आपके इतने सारे स्ट्रक्चर बन के तैयार हो सकते हैं, समझ में आ जाएगा? चलिए सर, और बताओ बेटा। सर एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है बोलो सर, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए ना। अच्छा, एक पहले यहाँ पर आया हुआ है, पहले ये देख लूं, एक्टिव एमाइलिन क्लोराइड आपने लिखा है, एक्टिव एमाइलिन क्लोराइड आपने ये नाम लिया, देखो तो सोचिए इसका मतलब आपने क्या बनाया है, एक्टिव एमाइल ये बनाया आपने। अब एक्टिव एमाइल बना रखा है तो एक्टिव एमाइल इसको बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा रेडिकल, तो इसको एक्टिव एमाइल बोलते हैं। लेकिन ये कहते हैं एमाइल नहीं है, 2 वैलेंसी है, और ये बताता है विसिनल, तो ये वैलेंसी यहाँ उठे हो, और अब आपका ये बन गया एक्टिव एमाइलिन, और अब इसके ऊपर क्लोराइड लगा दो, ये आपका एक्टिव एमाइलिन क्लोराइड बन गया। यस, अब आपने कहा सर मैंने आपको एक मैसेज किया है, तो मैसेज देख लेता हूं मैं। सर ज्यामिति समावता दर्शाएगा कि नहीं? क्या बेटा? ज्यामिति समावता बिल्कुल दर्शाएगा ना। अभी ये आपको पता है सब के सब कौन है, आइसोटॉप्स हैं। हाँ अगर आइसोटॉप होते सब अलग अलग, इसलिए समावता दर्शाएगा ये, क्योंकि एक आपका Cl33 है, एक 37 है, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 14 है। इसका मतलब अगर समावयवी हो जाए, यानी आइसोमर्स आइसोटॉप्स हो जाए, तो सबको अलग अलग माना जाता है, इसलिए आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल देगा। हाँ सर, ये अभी अपन करेंगे भी, ये अभी आपका EZ सिस्टम कराऊंगा, उसमें आएगा ये, अभी आया नहीं। और किसी का क्वेश्चन? सर टर्सरी में डिफरेंस देखो बेटा, नियो बोलते ही ये 4 डिग्री कार्बन आ जाता है, ये इसको कहते हैं नियो। नियो में कम से कम 5 कार्बन या इससे ज्यादा होता है, तो ये नियो कहलाता है, जिसमें 4 डिग्री का एक और 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री के 4 होते हैं, इसको बोलते हैं नियो। और अगर अपन कहते हैं टर्सरी, तो टर्सरी कहने के लिए ये 3 डिग्री पे मूलक होना चाहिए। तो आपने बोला है नियो और टर्सरी में डिफरेंस को एक बार, तो ये बेटा ये नियो और ये टर्सरी, नाम से क्लियर है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी लेनी है? अच्छा, तो बेटा बुक लेने के लिए वैसे तो बुक की जरूरत नहीं पड़ती, आपने कोई मॉड्यूल्स ले रखे हैं तो भी चल जाएंगे, लेकिन अगर आप फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ओपी टंडन की बुक से थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये GR बाटला के नाम से है, विरमानी टंडन की ओपी टंडन के नाम से, तो आप वो उससे प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते। हिंदी में हिंदी वालों के लिए भी है क्या ओपी टंडन? देखो अब एक बताओ, थोड़ा हिंदी को अब कम करना शुरू कर दो। अब आगे आपके मेडिकल में सब्जेक्ट के पर इंग्लिश रहेगी, तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दो, छोटी छोटी। आप घबराओ मत, इंग्लिश बहुत ही इजी वे में आएगी। जहां दिक्कत आएगी वहां पर अपने हिंदी की बुक को रखो, कोई दिक्कत आती है, ऐसा कोई ज्यादा लैंग्वेज नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो दिक्कत नहीं आएगी। नाम सारे इंग्लिश में ही करने चाहिए, ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए साहब, और कोई प्रॉब्लम किसी की है क्या? नहीं तो अपन आगे बढ़े। हेलो सर, MTG फिंगर टिप भी ठीक है ना सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? क्या बेटा? MTG फिंगर टिप से बुक भी ठीक है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? सब बेटा सारी बुक्स अच्छी होती है, कोई सी भी कर दो। अगर सब आपका प्रीवियस कर लेना, कुछ भी करो, आपका कंसेप्ट अगर अच्छा है तो बुक्स कहीं कोई भी सही नहीं है, ठीक है? चलिए तो मैं आगे बढ़ूं, आज अपने आगे बढ़े। यस सर बढ़ जाइए। यस सर। चलिए सर, तो प्रॉब्लम सबकी खत्म हो गई हो तो अपन एंट्री करते हैं अपने अगले पार्ट पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हल्का सा इसको मैं रिपीट करता हूँ, समझ लेना बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तब कहे जाते हैं, ये दो ही होते हैं, इन्हें तब कहा जाता है जब इनका ड्यू सेम होता है
MF सेम होता है, उनका IUPAC भी सेम होता है, लेकिन अंतरिक्ष में, स्पेस में इनके ग्रुप्स या एटम का ओरिएंटेशन यानी व्यवस्था यानी अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर 2 मैथिल लगे हुए हैं और वो दोनों आपकी तरफ आ गए तो अपन कहेंगे सिस, लेकिन अगर हम इसको मोड़ के एक को पीछे ले आए वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे तो ट्रांस। तो इस समय ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समझने के लिए हमें 2 शर्तें समझनी पड़ती है। जिस बच्चे को ये 2 शर्तें आ जाए समझ जाओ वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। पहली शर्त कि आपके कंपाउंड में आर एक्सिस या आर अक्ष होना चाहिए। अब बच्चा कहेगा सर आर अक्ष कौन सा, तो मैंने आपको समझाया था आर एक्स अभी आपके लिए फिलहाल 4, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड और साइक्लोन, ये होते हैं आर एक्सिस। अगर आज के वक्त किसी कंपाउंड में ये दिख जाए तो समझो हमारी पहली शर्त पूरी होगी। अब दूसरी शर्त कि आपके आर एक्सिस का जो कार्बन है, चाहे ये वाला कार्बन हो चाहे ये वाला कार्बन हो, तो साइक्लिक का इसका नहीं होगा, तो उस कार्बन पे कोई भी 2 ग्रुप एक जैसे नहीं होंगे। अगर दोनों एक जैसे हुए तो ये सिद्ध नहीं करेंगे। जैसा कि कल मैंने इस शर्त का उपयोग करवाया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैंने आपके सामने 1 2 ये 3 स्ट्रक्चर बनाए और इन 3 स्ट्रक्चर में सपोज करो मैंने Cl लिखा है, यहाँ पर H लिखा है, या Cl लिखा है, या H लिखा, यहाँ पर मैंने Cl लिखा है, यहाँ पर H लिखा है, या H लिखा है, या Cl लिखा, यहाँ पर मैंने Cl लिखा है, यहाँ पर आपका Cl लिखा है, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो इस 1 2 और 3 में से कौन शर्तें पूरी कर रहे हैं? फर्स्ट और थर्ड। तो देखो फर्स्ट कर रहा है, फर्स्ट में कैसे, सबसे पहले आर एक्सिस ये, तो देखो पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त, इस कार्बन पे खड़े होकर देखो Cl और H अलग अलग है, इस कार्बन पे खड़े होकर देखो H और Cl अलग है, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इसका मतलब ये आंसर यस। अब दूसरे वाले एग्जांपल पे आ जाओ, आर अक्ष ये, लेकिन एक ही कार्बन पे देखो दोनों एक जैसे आ गए, इसका मतलब एक ही कार्बन पे 2 समान आ जाए तो वो शो नहीं करेगा। अब तीसरे को देखो, आर अक्ष ये, एक ही कार्बन पे ClH, एक ही कार्बन पे ClH ये देंगे, इसका मतलब इन 3 में से 2 जने आपके GI सिद्ध कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब पॉइंट आता है नंबर 2 कि हम इसको सिस कहेंगे ट्रांस, समकक्ष या विपक्ष, तो चेक पहला वाला ट्रांस, इस अक्ष पर आपके दोनों समान एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका मतलब सिस ट्रांस, ट्रांस इस कंपाउंड का नाम होगा ट्रांस यानी कि विपक्ष। और अगर अपन इसकी बात करें तो इस डबल बॉन्ड के अक्ष पर दोनों समान एक ही तरफ आ गए, तो ऐसे आपका समपक्ष। तो बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है हमारा। अब बोलिए क्या सिस एंड ट्रांस का मतलब समझ में आ गया? यस सर। तो सर साइक्लो में कैसे होगा? साइक्लो में अभी बेटा फिर कोई प्रॉब्लम, अभी पहले एक चीज क्लियर नहीं होती, आप आगे की बात बोल के अपने आप को खराब कर लेते। अपना साइक्लो आएगा, जब साइक्लो का टाइम आएगा तो साइक्लो पे काम करना। अभी जो प्रेजेंट है उस पे पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया ये? सर एक ये फिर से बता दीजिए। और नो बस उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाएंगे जब टॉपिक खत्म हो जाए, और अगर वो चीज नहीं आए तो अपन बोलेंगे सर ये चीज नहीं है। अब बताओ। यस सर आ गया ये वाला। सर एक बार फिर से बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। कौन सा? ये वाला ट्रेस एंड ट्रांस वाला फिर से बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। सिस एंड ट्रांस का मतलब मैंने कल भी कहा था, मैं बहुत सिंपल से कहा था। मैंने कहा था यदि आर एक्सिस पर दोनों सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट यानी विपक्ष। और यदि आपकी आर एक्सिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दोनों सिमिलर ग्रुप एक ही तरफ है तो अपन कहेंगे इसके एक ही तरफ दोनों ग्रुप आ रहे हैं तो सिस यानी कि समपक्ष यानी कि सेम साइड। समझ में आ गया? ठीक है जी सर। हाँ, अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या समझ लो।
मैं आपको इन दो शर्तों के बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करके बताना है कि कौन जीआई के लिए एलिजिबल है और कौन जीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हिंट देता हूं, जो भी कंपाउंड इन शर्तों को पूरा करे वो जीआई के लिए यस और जो नहीं करे वो नो। जैसे नंबर 1 मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे मैंने आपको दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड NaOH। जैसे मैंने आपको यहां पर दे दिया नंबर 3 CH3N H डबल बॉन्ड N and H2। जैसे मैंने आपको दे दिया 4 CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH and CH3। तो आप सोच के बताओ इन चार में से कौन कौन जीआई के लिए यस है और कौन कौन जीआई के लिए नो है। ये पेपर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। H CH3 and यस। सबसे पहले शुरू करते हैं पहला वाला। इसमें पहले ये शर्त चेक करो तो आर एक्सिस ये देखो ये, लेकिन सोचिए सेकंड वाली शर्त कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखो दोनों के दोनों एच आ गए, जबकि दो एक जैसे नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब ये जीआई एग्जिबिट नहीं होगा। नहीं होगा। देखो यहाँ से क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो ये कार्बन नाइट्रोजन पहली शर्त पूरी। अब आप चेक करके देखो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है एक OH है, दोनों अलग अलग है, और कार्बन पर एक CH3 और एक H है। तो किसी भी आर एक्सिस के सेंटर पर कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं है, इसका मतलब ये जीआई के लिए होगा। अब देखो ये आ जाए, ये आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड एक्सिस, ये रहा आर एक्सिस, लेकिन इस वाले एन पे चेक करके देखो दोनों एक जैसे हो गए। देखो इसका मतलब नहीं ये एग्जिबिट नहीं कर रही। अब यही चीज यहाँ जाओ, ये रहा आपका आर एक्सिस। अब इस आर एक्सिस में इस कार्बन पे तो दो अलग अलग हैं, लेकिन इस कार्बन पे देखो दोनों सेम है। ठीक है, तो जहां भी किसी भी कार्बन पे दो सेम आ जाए नहीं होगा। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? डन सर। यस सर। अब इस सिस एंड ट्रांस में एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको नोट कर लीजिए। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है, वो महत्वपूर्ण एग्जांपल है C4H4 और ये O4 का। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आ चुका है। अगर हम इसका ड्यू निकालेंगे तो इसका ड्यू निकलेगा, अगर आप चेक करो तो ये ड्यू इसका है आपका 1। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो देखो ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अब ये आपका कार्बन, ये रहा आपका कार्बन, ये आपका H, ये आपका H, और ये आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O, ये O, और देखो ये रहा H। ये संरचना इसकी बनती है, ये स्ट्रक्चर बनता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखकर सोचो, क्या ये जीआई की दोनों शर्तें पूरी कर रहा है क्या? यस सर। अब इसमें गौर से देखो, इस अक्ष पर, इस एक्सिस पर ये दोनों ग्रुप एक ही तरफ है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में वर्ड बनेगा सिस। लेकिन अगर आप सोचिए मैं इस ग्रुप को पकड़ के ऐसे घुमा दूं, तो अगर हमने ऐसा घुमाया
तो अब की बार आप गौर से देखिए, ये ग्रुप तो एज इट इज है, ये देखिए आप, लेकिन ये वाला ग्रुप घूम के इस तरफ आ गया, ये देखिए, ट्रांस ये देखिए। तो इस समय ये कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांस तो आपका ये सिस और ट्रांस का जो फॉर्म बनाया, ये पेपर में जिस नाम से आता है उस नाम को अच्छे से रख लो। वो नाम होता है, इसके लिए तो नाम होता है मैलिक एसिड, इसका नाम है मैलिक अम्ल, और किसको बोलते हैं? मैलिक एसिड। यहाँ पे डबल लाइन होगा। ये देखिए, तो पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा कि मैलिक अम्ल एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका मतलब पेपर में इन दोनों का नाम आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि दोनों ये शर्तें पूरी करते हैं। तो इस एक बेस्ट एग्जांपल को अच्छी तरह से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फ्यूमोइक है क्या? फ्यूमोइल। चलिए इसको हटा दूं। यस सर। यस डियर, अब आप देखिए यहाँ पर सिस यहाँ डबल बॉन्ड है, साइक्लो कंपाउंड्स। और अब की बार देखिए आपका सिस एंड ट्रांस जो है वो साइक्लिक यौगिक होने जा रहा है। साइक्लिक यौगिकों में कैसे प्रदर्शित करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आपने लिया साइक्लोब्यूटेन, देखो ये साइक्लोब्यूटेन, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। अब आप सोचिए अगर मैं यहाँ पर एक मैथिल लगाता हूँ, तो ये मैंने मैथिल लगा दिया, ये इसके ऊपर H, और यहाँ सपोज करो मैंने एक मैथिल लगा दिया और ये H। अगर आप समझो तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड पेपर में जनरली ऐसा आता है, ऐसा लिखा हुआ है, ये हमने इसको सुविधा के लिए ऐसा कर दिया। ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 4, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अब सुविधा के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया ताकि आप समझ पाओ। तो गौर से देखो, पूरा साइक्लोब्यूटेन की रिंग इस समय आपके लिए R एक्सिस होगी। तो पहली शर्त यहाँ पूरी होगी। अब दूसरी शर्त, इस वाले कार्बन पे देखो दोनों अलग हैं, इसी तरह से इस कार्बन पे देखो दोनों अलग हैं। तो हमारी जो दो शर्तें थी वो दोनों पूरी होगी। इसका मतलब ये जीआई प्रदर्शित करेगा। और अब आप गौर से देखो कैसे हो रहा है। इस समय यूं समझ लो कि ये जो साइक्लो का रिंग दिख रही है वो ये साइक्लो की रिंग है, देखो ये भी आपको, और आपका एक मैथिल यहाँ लगा हुआ और एक मैथिल यहाँ लगा हुआ। अब आप गौर से देखो, दोनों मैथिल इस रिंग के एक ही तल में आ गए, तो क्या कहलाएगा? समपक्ष सिस या विपक्ष ट्रांस? सिस। तो सिस, इसका मतलब इस समय इस कंपाउंड का नाम होगा सिस, और आईयूपीएसी बोलेंगे तो जोड़ देंगे हम, तो आईयूपीएसी नाम होगा 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सिस 1,3-डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन। अब देखो इसका जोड़ीदार कैसे बनता है समझना। मैं इस मैथिल को घुमा के ऊपर ले जाऊं तो देखो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। देखो ये देखो, अब की बार ये मैथिल हमने ऊपर ले गए, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3, ये आ गया आपका H, और ये जहां था वही रखो इसको एज इट इज। अब आप चेक करके देखो, इस RR एक्सिस पर दोनों सेम भाग एक ही तरफ है या एक दूसरे के ऑपोजिट? ऑपोजिट। ट्रांस, और नाम वही जो मैं दे रखा है 1,3-डाइमिथाइल
साइक्लोब्यूटेन। अब आप चेक करो आपकी परिभाषा, वही परिभाषा रिपीट कर रहा हूं। दो ऐसे समवैगी रूप जिनका ड्यू सेम, जिनका एमएफ सेम, जिनका आईयूपीएसी नाम सेम, लेकिन अंतरिक्ष में परमाणुओं या परमाणुओं के समूह की आपेक्षीय यानी कि रिलेटिव स्थिति में अवस्था में भिन्नता हो। दोनों मिथाइल एक करोगे तो सिस, दोनों मिथाइल ऑपोजिट है तो ट्रांस। इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स में सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। अब पॉइंट ये आता है कि एग्जामिनर इस कंपाउंड को ऐसे भी दिखा सकता है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिया ना, इसकी जगह एग्जामिनर ऐसा स्ट्रक्चर भी दे सकता है। ये देखिए आप, अब ये स्ट्रक्चर एक जैसे, इसमें दोनों मिथाइल पेपर प्लेन के बैक साइड जा रहे हैं, दोनों एच पेपर प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब इस समय ये वाला भी सारी शर्तें पूरी कर रहा है, ये यही कंपाउंड। और जबकि अगर मेरे को इसको दिखाना होगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। विरोधी तार बोलते हैं। अब एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? यस सर। बिल्कुल। तो साइक्लिक कंपाउंड में जो बच्चा पूछ रहा था ना, अब वो समझ लो, देखो साइक्लिक वाला पार्ट आ गया। तो इसमें भी देखो कार्बन कार्बन के बीच में आर एक्सिस है, तो इसमें दो सिमिलर ग्रुप अगर एक तरफ हुए तो सिस, और अगर ऑपोजिट हुए तो ट्रांस, यानी कि समपक्ष और विपक्ष। अब आज के बाद अगर ये बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी एग्जांपल लिखो आपका चलेगा। तो अब मैं देखो आपको नए नए एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। नहीं सर, अब और अच्छी तरह से कांसेप्ट को समझ लीजिए। मैं आपको इसके अंदर नए एग्जांपल दे रहा हूं जिनको आपको बताना है कि कौन सा फॉर्म है, शीशे की ट्रांस है या ये शो नहीं करेगा। तो चलिए सब इसको डाउन चलिए। तो देखो आपको यहाँ पर यहां लिखने जा रहा हूं, आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टाइप। देखो नंबर 1, ये देखिए बेटा, ये मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं। इन चारों को देखकर सोचो क्या ये जीआई शो करेंगे। तो पहले शर्तें चेक करना, जब वो शर्तों में पास हो जाए तो सिस एंड ट्रांस से उसको बताना कि कौन सिस है और कौन ट्रांस। तो शुरू हो जाइए बेटा चेक करने के लिए अपने आप को।
यस, क्या आंसर कर पाए? यस और नो? यस सर। हाँ, चेक करें ना। सर यस, तो चलिए पहले भी डिस्कशन करते हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है ये जीआई देगा कि नहीं देगा, तो पहले जीआई की शर्तें सोच लो। सबसे पहली शर्त है आरआर एक्सिस, तो इसके पास भी आरआर एक्सिस है, इसके पास भी आरआर है, इसके पास भी आरआर है, उसके पास भी आरआर। तो पहली शर्त तो चारों शो कर रहे हैं। अब दूसरी शर्त, एक ही कार्बन पे दो सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो इस वाले पे कार्बन पे दो सेम नहीं है, इस वाले कार्बन पे दो सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों शर्तें दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर यस है, जीआई देगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब चेक करना है कि ये सिस है कि ट्रांस। तो दो सिमिलर, चाहे इनको ले लो चाहे दो सिमिलर इनको ले लो, एक ही तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिस फॉर्म। जो हमारा पहला आंसर क्लियर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, पहली शर्त अपन चेक कर चुके हैं। दूसरी शर्त चेक करो, एक ही कार्बन पे दोनों भाग अलग अलग, एक ही कार्बन पे दोनों भाग अलग अलग, और दो सिमिलर, चाहे इसको इसको ले लो चाहे इसको इसको ले लो, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कहलाएगा ट्रांस। इसका मतलब ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा। अब तीसरा, जो तीसरे में पहली शर्त तो ये रही, अब दूसरी शर्त, एक ही कार्बन पे दो अलग हो, लेकिन देखो इस कार्बन पे दोनों सेम हो गए, इसका मतलब इस समय ये दूसरी शर्त सिद्ध नहीं करना, इसका मतलब ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ना सिस ना ट्रांस। अब यहां वाले पे आ जाओ, चौथा आरआर एक्सिस आप देख ही चुके हो। अब की बार चेक करके देखो, एक ही कार्बन पे ये दोनों अलग, इस वाले कार्बन पे दो सेम और इस वाले कार्बन पे दो अलग, तो हमें तो दो ही चाहिए होते हैं, क्योंकि सिस एंड ट्रांस दो की तुलना होती है, ये हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी शर्त के अकॉर्डिंग पहली शर्त ये होगी, और ये जो दो कार्बन को अक्ष पर चाहिए वो ये दोनों बन जाएंगे, तो इस पे दोनों अलग और इस पे दोनों अलग। अब चेक कर लो, H और H एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब ये ट्रांस, तो ये आपका आंसर ट्रांस हो। अब आप चेक कर लीजिए, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। बिल्कुल सर सही। एक बार सर एक बार चौथा समझाइए ना। चौथा नहीं होगा ऐसा लगा। सबसे पहले दिमाग लगाओ, अपन ने आर एक्सिस का, एक्सिस के दो ही सिरे होते हैं, तो इस ट्रायंगल के कोई भी दो सिरे ले लो, तो आपने अगर ये दो सिरे लिए तो ये मना कर देगा नो, लेकिन ये दो सिरे लगोगे तो हो जाएगा। अब इनको वापस पैक कर दो, ये बिल्कुल इसकी तरह देखो, इनमें से दो एच है, देखिए ये देखो, हमने इनको देखा ही नहीं, हमने इन दोनों को देखा, इनमें सब में देखो दो दो एच है, तो जिनमें भी दो दो एच है उनको छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, तो हमने इसको भी छोड़ दिया। अब आपके दो आ गए, देखो हमको दो ही तो चाहिए थे, जिसमें दो भी नहीं हो। अब जैसे देखो आपके पास, अगर मैं एग्जांपल ये ले लूं, देखो दो भी नहीं है, इनमें देखो 5 में से एक ही कार्बन पे दो अलग है, बाकी सब पे एच 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 रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए आंसर नो हो गया। क्लियर? चलिए सर, तो अपन एंट्री करते हैं अपने सेकंड भाग पर। बाईसाइक्लो में भी होगा क्या सर? यस बेटा, बाईसाइक्लो में होगा सर? बेटा यस। अब आ जाइए बेटा नंबर सेकंड, अब की बार जीआई का दूसरा फॉर्म करने जा रहे हैं, नंबर सेकंड, इसको बोलते हैं ईजेड सिस्टम ऑफ जीआई। इसको नाम दिया गया है ईजेड सिस्टम। ये ईजेड सिस्टम क्यों है, पहले इसकी आवश्यकता बता देता हूं, नीड। तो ये थी इसकी नीड, ये थी इसकी आवश्यकता, जबकि हमारा काम तो सिस एंड ट्रांस से चल रहा था। तो देखो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगा तो इस सिस्टम की, हुआ ये कि इस तरह के एग्जांपल आने लग गए। अब आप देखो, ये एक एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया, देखो अब आप गौर से देखो, इस एग्जांपल की खासियत देखो, ये भी आरआर एक्सिस, पहली शर्त पूरी, दूसरी शर्त इस कार्बन पे दोनों अलग, इस कार्बन पे दोनों अलग, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि सिस बोलने के लिए दो समान कहां ये देखे जाते थे, लेकिन इसमें चारों में से कोई भी दो समान नहीं।
जबकि सिस एंड ट्रांस का मतलब होता है कि जब शर्तें पूरी हो जाएं तो जो दो समान प्रतिस्थापी या दो समान ग्रुप है वो अगर एक तरफ हो तो सिस और अपोजिट हो तो ट्रांस, लेकिन इसमें कोई भी एक जैसा है ही नहीं, इसीलिए इसके ऊपर सिस एंड ट्रांस एप्लीकेबल नहीं होता। तब इसके लिए इसको डेवलप किया गया। तब 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। ये थे वो 3 साइंटिस्ट जिनके पहले लेटर हमने उठा लिए CIP, और इन्होंने मिलकर एक रूल बनाया, सिप रूल। इन्होंने अपने नियम से इसके GI को प्रदर्शित किया और उस सिस्टम का नाम बना EZ सिस्टम। तो अंडरस्टूड है कि जब हमें लगा कि ऐसे ज्योमेट्रिकल या ज्यामिति यौगिक आ गए जिनमें सिस एंड ट्रांस नहीं लग सकती, उनके लिए एक नए सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और उस सिस्टम का नाम था EZ सिस्टम। तो ये EZ सिस्टम क्या होता है, ये सिप रूल क्या होता है, ये मैं आपको 1 by 1 शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। डन सर। हाँ जी, अब देखो शुरू करता हूं मैं EZ सिस्टम। सबसे पहले तो इसका वर्ड मीनिंग, सबसे पहला शब्द है ई, ये शब्द बना है एंटीजेजन, ये शब्द बना है एंटीजेजन से। एंटीजेजन, एंटीजेजन एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है विपरीत, ऑपोजिट। जबकि दूसरा वर्ड होता है जेड, जेड वर्ड बना है फ्रॉम जुसेमन से। इस जुसेमन का मतलब होता है सेम साइड, यानी कि एक तरफ, सेम साइड। अब इसको सेम साइड ई और विपरीत साइड ई और सेम साइड जेड कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बकायदा नियम। लेकिन एक एग्जांपल बताता हूं इन दोनों का पहले अर्थ। जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी पहली शर्त, ये देखो सर ई वाले को एक बार और प्रोनाउंस करिए ना। बेटा एक बार मैं पूरा कर दूं कंप्लीट। चलो अब आपने बोल दिया, मैं रिपीट करता हूं, बीच में बोलो बेटा गड़बड़ जाती है। नंबर 1, इस EZ सिस्टम में E स्टैंड कर रहा है एंटीजेजन। एंटीजेजन का मतलब होता है अपोजिट, और Z का मतलब है जुसेमन। जैसे बनवा सिस एंड ट्रांस बोलते थे, अब यहाँ पर सिस एंड ट्रांस नहीं आएगा, अब यहाँ पर नए वर्ड बनेंगे E एंड Z। तो अब ये E और Z कैसे डिसाइड होता है, उसका एक टेक्निक शुरू कर रहा हूं। होता क्या है कि इस वाली एक्सिस पर आपने A लगाया, आपने B लगाया, आपने M लगाया, आपने N लगाया। अब एग्जामिनर आपको कुछ रूल सिखाएगा, उस रूल के अकॉर्डिंग, रूल अभी मैं कराऊंगा आपको, लेकिन उस रूल को कराने से पहले ही बता रहा हूं कि उस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई एक हाई प्रायोरिटी होगा। HP का मतलब होगा हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी का मतलब हो गया उच्च वरीयता, इसको बोलते हैं उच्च वरीयता। इसके बकायदा एक नियम बनेंगे, उस नियम से अपन चेक करेंगे HP। जो भी आप बीच में मत पूछना कि HP क्या है, HP अभी लिस्ट में आएगा, बताऊंगा। तो हमने इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर दिया हाई प्रायोरिटी। ऐसे हम इस कार्बन पर M और N में से अपन चेक करेंगे हाई प्रायोरिटी। मान लो M इस समय हमारी हाई प्रायोरिटी होगी, तो अगर इस एक्सिस पर दोनों हाई प्रायोरिटी एक ही साइड आ जाए तो अब आपका वर्ड बनेगा Z। तो इसको डेजिग्नेट किया जाएगा, इसको प्रदर्शित किया जाएगा Z से। अब आप गौर से देखो, इसी एग्जांपल को मैं ऐसे पकड़ के घुमा देता हूं। तो मैंने जब इसको पकड़ के घुमाया तो N की जगह M हो गया और M की जगह N हो गया। तो देखो ये स्ट्रक्चर आपका नया डेवलप हुआ। ये आपका यहाँ पर A, ये आपका यहाँ पर B, ये आपका यहाँ पर N और ये आपका M। तो जो ये हाई प्रायोरिटी थी और जो ये हाई प्रायोरिटी है,
वो इस एक्सिस पर एक दूसरे के अपोजिट, तो अपोजिट होने पर अब वर्ड बनेगा ई, तो ये कहलाएगा आपका ई आइसोमर। अब ये हाई प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके बकायदा रूल्स हैं, वो रूल्स अपन 1 बाय 1 सीखेंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा बेस तैयार हो गया कि इजेड सिस्टम करते समय हम सिस एंड ट्रांस यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, हाई प्रायोरिटीज। तो जिस कंडीशन जब पूरी हो जाए, दोनों आपका आरआर एक्सिस भी आ जाए, एक कार्बन पर दोनों अलग भी हो जाए, तो जैसे आप बोलोगे जीआई देगा, वैसे हम क्या करेंगे, एक कार्बन पे दोनों पे रूल लगाएंगे और जो हाई प्रायोरिटी होगा उसको पकड़ लेंगे, फिर इस वाले पे हाई प्रायोरिटी को पकड़ लेंगे। अगर दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड आई तो अपन बोलेंगे Z, और दोनों हाई प्रायोरिटी अपोजिट आई तो अपन बोलेंगे E फर्स्ट। अब आप चेक करके देख लो, आपकी परिभाषा भी फिक्स हो गई, दोनों का ड्यू सेम है, देखो दोनों का MF सेम है और दोनों का जो नाम बनेगा वो भी सेम है, लेकिन आप चेक करके देखो स्पेस के अंदर लगने वाले दोनों ग्रुप का ओरिएंटेशन यानी कि स्पाशियल अरेंजमेंट अलग है। अब शुरू करता हूं मैं सबसे पहला हेडिंग, तो पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंट रूल्स स्टार्ट कर रहा हूं। सर वो एंटीजन वाले का एक बार स्पेलिंग बताइए ना। एंटीजन का क्या बताऊं? पूरा स्पेलिंग बताइए ना, वो बीच में दिख नहीं रहा। एंटीजन की स्पेलिंग है ENTEZEN, एंटीजेजन। क्लियर सर? हाँ जी सर ये HP को कैसे पहचानेंगे? अब आप शुरू करेंगे अपन। अभी मैं यही तो बोल रहा हूँ कि HP के बारे में पूछो, अभी HP शुरू होगा, अब HP डिसाइड करने के लिए अब रूल शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए स्नैपशॉट कर लो। अगली हेडिंग यही है, टू डिटरमाइन हाई प्रायोरिटीज एटॉमिक। ये लो सर, दिया गया। और अब की बार हेडिंग डाल लीजिएगा, ये लीजिए, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, सिर्फ रूल फॉर डिटरमाइन हाई प्रायोरिटी। इसका मतलब उच्च वरीयता निर्धारण के लिए सिर्फ रूल, ये आ गया आपका उच्च वरीयता निर्धारण के लिए सिर्फ रूल। अब देखो सिर्फ रूल में सबसे पहले लेने जा रहा हूं रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल है, हाई प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। इसका मतलब उच्च वरीयता का निर्धारण परमाणु क्रमांक से होगा। यह हमारा पहला सिंपल सा रूल हो गया। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लो आपने इस समय एक एग्जांपल बनाया, सपोज करो आपने यहां लिख दिया, सपोज कीजिए Cl, सपोज करो यहां पर आपने लिख दिया कि इस जगह पर क्या हटाए तो, सपोज करो यहां लिख दिया आपने F, यहां पर सपोज करो आपने लिख दिया I, और यहां पर सपोज करो आपने लिख दिया Br। अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी, सबसे पहले तो हमेशा आदत बना लो कि जब भी जीआई के क्वेश्चन आए सबसे पहले 2 शर्तें चेक किया करो। वो 2 शर्तें कौन सी है? सबसे पहले आरआर एक्सिस, तो ढूंढो इसमें आरआर एक्सिस है क्या, तो आप कहोगे यस। अगर आपको लंबे समय तक क्वेश्चन सही करने तो कभी जल्दबाजी मत करना, पहले अपना बेस तैयार करा करो। तो सबसे पहले चेक करो आरआर एक्सिस वो यस होगी। फिर दूसरी कंडीशन, एक ही कार्बन पे 2 सेम नहीं होने चाहिए, एक ही कार्बन पे 2 सेम नहीं होने चाहिए, तो आप देखो एक ही कार्बन पे दोनों सेम नहीं है,
इसका मतलब ये GI देगा, इसका मतलब ये GI देगा। लेकिन गौर से देखो ये सिस एंड ट्रांस नहीं दे सकता, तो जब सिस एंड ट्रांस नहीं दे पाए तो अब चेक करो EZ। तो EZ में चेक करके देखो Cl और F की तुलना करो, तो Cl का आपको ध्यान है परमाणु क्रमांक 17 और आपका F का है 9, तो इसका मतलब Cl की वरीयता उच्च है। इसका मतलब इस समय हमारे लिए Cl जो हो गया वो H2, परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा होगा वो हाई प्रायोरिटी। अब चेक करके देखो I और Br, तो I और Br के अंदर देखें तो आपका I का 53 और ये 35, तो चेक करके देखिए I का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इस समय I आपका हाई प्रायोरिटी हो गया। अब आप चेक कर लो दोनों हाई प्रायोरिटीज सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? जेड है ये। इसका मतलब इसको E बोला जाएगा कि Z? Z। बस हमारा छोटा सा काम कंप्लीट। ये तो आप सोचो अगर मैं इसका एग्जांपल में इसको पलट के यहाँ घुमा दूं, इसको एज इट इज रखूं, इसको पलट के घुमा दूं, तो गौर से देखो आपका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। मान लो मैंने इसको तो एज इट इज रखा Cl को, मान लो इसको एज इट इज रखा F को, और मान लीजिए मैंने I को पलट के यहाँ लगा दिया और Br पलट कर यहाँ पर आ गया, तो आपका रूल वही है। चेक करने के बाद, डिसाइड करने के बाद ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी, अब आप चेक करके देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब इसको डेजिग्नेट करेंगे बाय E। इसका मतलब इस समय आपका E और Z एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो सिंपल सा रूल है, मेरी बात को समझ लेना। जब भी एग्जामिनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर कोई बेस क्वेश्चन दे तो हमेशा अपनी आदत बना लो, सबसे पहले शर्तें, ये दो शर्तें चेक किए बिना कभी आंसर मत निकालना। तो सबसे पहले शर्त चेक की RR एक्सिस, दूसरी शर्त चेक की आपने एक कार्बन में दो सेम नहीं, और फिर आपने देखा सिस एंड ट्रांस नहीं लग पा रहा, तो फिर आप EZ के द्वारा उसका आंसर दे सकते। अभी भी देखो डेफिनेशन बन गई, दोनों का DU सेम, दोनों का MF सेम, दोनों का IUPAC नेमिंग सेम, लेकिन दोनों में अंतरिक्षीय व्यवस्था स्पाशियल अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बोलिए किसी को दिक्कत आई तो बताओ मुझे, है किसी को प्रॉब्लम? नो सर। एटॉमिक नंबर देखना है ना। इसको स्नैपशॉट कर लो, एक एग्जांपल बढ़ा रहा हूं मैं। एटॉमिक नंबर याद करने का झंझट। आप देखो एक एग्जांपल स्पेशल ले रहा हूं, देखो मैं ये एग्जांपल स्पेशल। अब देखो इस एग्जांपल को अगर अपन गौर से देखें, एग्जामिनर आपसे ऑप्शन देगा सो एंड सो कंपाउंड इज, अब देखो ऑप्शन क्या है, मैं लिख रहा हूं इस कंपाउंड इज A सिस, B ट्रांस, C Z, आपका D E, एंड एक आपका E है जिसमें दो नाम देके लिखा हुआ है बोथ, और आंसर ये जा सही। अब आप चेक करो, देखो आपका आंसर क्या होगा, ढूंढो देखो। E एंड ट्रांस। तो देखो सबसे पहले आपका अपना पहला रूल, सबसे पहले दोनों शर्तें चेक करो। तो देखो ये भी RR एक्सिस, पहली शर्त यस, इस कार्बन पर दोनों अलग, इस कार्बन पर दोनों अलग, इसका मतलब GI के लिए यस हो गया। अब शुरू करते हैं सिस एंड ट्रांस में से कौन, अपन चेक करते हैं क्या सिस एंड ट्रांस एप्लीकेबल तो यस, क्योंकि देखो ये दोनों सिमिलर पार्ट, क्योंकि सिस एंड ट्रांस सिमिलर को होता है, तो दोनों सिमिलर सेम साइड है कि दोनों सिमिलर अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड। ट्रांस।
सिस ट्रांस 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 है ट्रांस। और अब आ जाओ इसी के अंदर ई एंड जेड। तो चेक कीजिए ई जेड कैसे चेक होगा, यहाँ पर खड़े हो जाओ। ये वाला कार्बन का एटॉमिक नंबर और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आएगा? CH3 कार्बन का CH3। ये हो गया हाई प्रायोरिटी। अब इस कार्बन और इस Cl का कंपैरिजन करें तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन का, तो ये होगी हाई प्रायोरिटी। अब चेक करो दोनों हाई प्रायोरिटीज इस एक्सिस के एक ही तरफ है कि ऑपोजिट है? एक ही तरफ। सेम डायरेक्शन। जेड जेड। इसका मतलब सोचो आपके आंसर में ये की ऑप्शन होगा ट्रांस एंड जेड आपका बोथ। इसका मतलब ये दो आंसर सही है आपके, ये भी सही है और ये भी सही है। अब बोले क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इस पहले रूल के साथ आगे रोकता हूं, कल अपन पढ़ेंगे इसके बाकी रूल और इसको खत्म करेंगे इजेड को, और फिर अपन सिस एंड ट्रांस और इजेड को कंप्लीट स्टडी पढ़ेंगे और फिर अपन बढ़ेंगे बाहर। क्लियर है? ओके सर। और कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर, थैंक यू। ओके डियर सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। सैटरडे एंजॉय करो, संडे को मस्ती मारो, है कि नहीं? बाय करते रहो। ओके डियर सर, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय। कौन इतना अटक रहा है यार? हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, कल टेस्ट है क्या? नहीं थैंक यू। आप लोग का कोई ग्रुप है क्या? क्या? आप लोग का कोई ग्रुप है क्या? आप लोग बनाए हैं? नहीं, मैं ना अभी न्यू ज्वाइन की हूँ तो मेरे को कुछ